ठीक है, सिर्फ पोजीशन ही चेंज हुई तो ये सिस और ट्रांस बन गया। ठीक है, सिस एंड ट्रांस, ये दो आइसोमर्स बने, दो कंपाउंड्स, दो आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ये देखने में डिफरेंट लग रहे हैं वो बिल्कुल देख रहे, अदरवाइज सेम ही थे, C2H2Cl2। ठीक है जी, आपने सोच के बताना है ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूं ये क्या है। डबल बॉन्ड के एक साइड पे COOH, सिस और ट्रांस। इट इज सिस और ट्रांस। हाँ जी बच्चे, हाँ इन दोनों की नेमिंग सेम है। मैंने कहा स्पेशियल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशन में दोनों अलग है, 3 डायमेंशन डिफरेंट, अदरवाइज तो बिल्कुल सेम थे। ट्रांस बना सकते थे, ट्रांस एस, ये बन गया ट्रांस। मुझे बोल भी नहीं, इसको तो मुझे बोल रही हो sis, this is the one sided sis. जहां जहां जितना नॉलेज मिले, अब हम जरा वेक्टर्स लगा के देखते हैं, क्या हम वेक्टर्स लगा पाएंगे कि नहीं। मैम वो तो हम इस साइड से वो तो डिफरेंट कोई, कभी तो मैम बोल रहे वेक्टर्स लगाओ। ये मैंने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए। सिस ट्रांस पहले ढूंढो कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस, फिर वेक्टर्स लगा के ढूंढते हैं कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर। मैम पर ये तो आई ये ट्रांस, ये तो नहीं तो ये हाइड्रोजन ले हाइड्रोजन वो है लास्ट टॉपिक है वो ट्रांस फिर बस चैप्टर नहीं मतलब याद कर लें। मैम आपने वो दिया H3C, उसमें CH3 नीचे से पढ़ता है, नीचे से पढ़ते केमिस्ट्री को वो है कुरान वो तो कार्बन की कार्बन हाँ बच्चे, क्या आप ये समझ पा रहे हो, ये सिस है, ये ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। जब आपको दो अलग अलग दिख रहे हैं तो हाइड्रोजन देखिए। ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ आ गया ना, सिस ट्रांस समझ आ गया। मैं एक करके दिखाऊंगी, फिर बाकी आपने करना है। क्लोरीन वाला वेक्टर क्लोरीन की तरफ, सेकेंड क्लोरीन का वेक्टर फिर से क्लोरीन की तरफ, हाइड्रोजन का वेक्टर कार्बन की तरफ। चारों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सिस आ गया पोलर। जब ट्रांस की बारी आई तो क्लोरीन का वेक्टर क्लोरीन के वेक्टर को कैंसिल करने लग गया। ठीक है, कैंसिल करेगा एक दूसरे को। हाइड्रोजन वाला वेक्टर हाइड्रोजन को कैंसिल कर रहा था, तो म्यू आ गया 0। हमने कहा इट इज नॉन पोलर। इन्हें दिख रहा है कि सिस पोलर आ रहा था और ट्रांस नॉन पोलर। यहां पे सिस में एसिड की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर दिया क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास। वेक्टर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वेक्टर आपको लगाने आते हैं, ये दो वेक्टर्स आप लगा सकते हो। ब्रोमीन क्लोरीन के वेक्टर आप लगा सकते हो। मिथाइल वाला वेक्टर मैंने लगा तो दिया, आपने मुझे सोच के बताना है कि आप समझ पा रहे हो क्यों मैंने ऐसे किया।
कार्बन हाइड्रोजन के साथ लगाओ जी, ये वेक्टर्स लगा लो और आपने डाइपोल मोमेंट बतानी है, कहाँ आपको जीरो लग रही है, कहाँ नॉट जीरो। 8 के 8 एग्जाम्पल में 2 मैंने कर दिए, 6 अब आपका काम है, कहाँ जीरो कहाँ नॉट जीरो, ये क्वेश्चन है। इसका तो शिवरत करता है, शिवरत नहीं आता तो मैंने पढ़ा दिया था। अगर शिवरत आता है मैम से इसमें ऑब्वियसली बात है म्यू जीरो आएगा, सिक्स में म्यू जीरो आएगा। हाँ वही मतलब पोलर जब मेरी नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है। सारे एक ही जगह जाए तो जीरो होता है ना, जब कैंसिल करें तो जीरो। वो ट्रांस वाले में उसमें क्या है, यहाँ ऐसे फोर्थ यहाँ जीरो। वहाँ नहीं है ना, ये HCO है। ये सारे कार्बन की तरफ जाएंगे ना वहाँ, उसमें जीरो होगा ना। चेक योर वेक्टर्स, क्या आपके वेक्टर्स की डायरेक्शन ऐसी ही है। कार्बन हाइड्रोजन का वेक्टर तो हटा, आपने कार्बन की तरफ ही बनाना था, दूसरा एलिमेंट देखने वाला था, मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब आपने मेरे साथ आंसर डिस्कस करना। एक एक करके सबकी टर्न आएगी। ऊपर वाले मैम एक लास्ट आई है मैम, अभी बता, 1 मिनट बता रही हूँ। पहले तो मुझे यहाँ से बताओ, आयुषी आप बताओगे मुझे, ये जो सिस है मैम एक सेकंड, इसका म्यू क्या सोचा आपने, जीरो आना चाहिए कि नॉट जीरो? नॉट जीरो, क्योंकि कोई किसी को कैंसिल नहीं कर पा रहा, इट इज पोलर। हाँ जी बेटा, क्यों वो गाड़ी का तो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ अलग में जा रहा है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखो, बताओ। जीरो मैम, जीरो आ जाएगा क्योंकि सब कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, नॉन पोलर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट विभूति बताओ बच्चे, इसको देख के बताओ, ये सिस है, क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू जीरो, पोलर। कोविड नेक्स्ट, म्यू इज इक्वल टू ट्रांसफर नॉन पोलर आ रहा है, चेक करो ये सबका ठीक आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इतना में। अगले वाले 2 मॉलिक्यूल्स और बचे। अब नेहा, मुझे इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ मैम, जो सिस वाला है एक सिस वाले बोलता, सिस में बेटा कोई किसी को कैंसिल नहीं कर पा रहा, सब एक ही डायरेक्शन में जाए जा रहे हैं, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पोलर। ठीक है, अब अगला जो मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन का वेक्टर हाइड्रोजन को कैंसिल कर रहा है, ये तो काट देगा। क्या क्लोरीन वाला वेक्टर ब्रोमीन के वेक्टर को कैंसिल कर पाएगा? क्या दोनों सेम है? तो यहाँ पे आप कहोगे क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर डिफरेंट, therefore म्यू
इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये भी पोलर आ जाएगा। ठीक है जब मैंने एक ही दो यानी जब सारे सेम है ही नहीं, दोनों जिसको काट रहे हो वो सेम ही नहीं है, तो कैंसिल कैसे कर सकते थे? तो ये आ गया म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया सबको? ध्यान से देख लो, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सिस और ट्रांस, ठीक है, इनको कैसे बनाया मैंने, क्या मतलब है सिस और ट्रांस का। और ट्रांस में भी अगर सारे सेम नहीं आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आप ये बताओ, जब ये दोनों कार्बन ही है तो मैंने वेक्टर कार्बन की तरफ क्यों लगा दिया? मेरा क्वेश्चन था अगर दोनों ही कार्बन थे फिर वेक्टर इस कार्बन की तरफ क्यों लगाया? रीजन इज बेटा ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये ऊपर वाला sp3, और मैंने आपको लिखवाया था sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, लिखवाया था? शायद नहीं लिखवाया था। तो sp2 कार्बन जो होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो जब sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेचुरल था कि वो किसकी तरफ जाता? कार्बन, सेंटर वाले कार्बन की तरफ एरो जाता। यहाँ पे हमने इस कार्बन की तरफ क्यों लगाया? दोनों sp2 है। अब दोनों sp2 है लेकिन इस पे ऑक्सीजन है, हम कहेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पे दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा। ठीक है, एसिड वाले भी दोनों ही कार्बन थे, फिर भी हमने COOH की तरफ एरो लगा दिया। यहाँ पे CH3 से कार्बन की तरफ एरो लगाया, तो उसका एक रीजन है हमारे पास, एक बार हाइब्रिडाइजेशन, एक बार ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आ गया? चलो जैसे समाप्त कर दो, क्या समझ आया? सारे डायग्राम्स आपके सामने है। सिस हमेशा ही पोलर आ रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, सिस इज ऑलवेज पोलर। नॉन पोलर होगा, बट व्हेन ट्रांस, ट्रांस तब 0 आता है जब सारे बैलेंस्ड कर देते हैं, सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, और अगर ट्रांस में दो डिफरेंट ग्रुप्स आ जाए ऑपोजिट साइड पे तो इट कैन बी पोलर ऑल्सो। ठीक है जी, लिखो जी, नोट डाउन कर दो लास्ट पॉइंट। Cis isomers are always polar. Cis isomers are always polar. मम्मी किसने बनाया था ये डायग्राम? मैंने ड्रॉ किया। Cis isomers are always polar. Trans isomers may be or may not be polar. Cis isomers are always polar. Trans may or may not be polar. Symmetrical trans are always non-polar. Symmetrical trans are always non-polar, but unsymmetrical trans can be polar. मैम इसको डिफरेंट कौन सी ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट आपने जो नोट किया है, जरा मुझे इन दोनों की नेचर बतानी है कि कौन सा सिस, कौन सा ट्रांस, कौन सा पोलर, कौन सा नॉन पोलर। मैम ट्रांस और ड्रॉ कर लो। आपने बताना है कि कौन सा सिस है, ट्रांस कौन सा है, यहाँ दोनों ही ट्रांस है, दोनों ही सिस है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। दिमाग लगाओ, आंसर बताओ और जाओ। मैम म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0। स्पेस अगला पेज है बस, कॉपी दे दूंगी। आर नॉट सारी तो वैसे तो नहीं जहाँ लेकिन कंजूसी नहीं करनी। नहीं मैम बहुत कंजूस है। करके मैं 4 नोटबुक 7 नोटबुक लेके घर में जाके अभी भी आज नहीं एक दिन टी-शर्ट कम खरीद लेंगे, बच्चा खरीदेंगे।
करा कि नहीं करा? चलो जी विभूति बताओ बेटा, ये पहला वाला जो है ट्रांस है कि सिस है? ट्रांस है। म्यू क्या लिखो बेटा? 0 लिख दो। नॉन पोलर, करेक्ट। ये सिमेट्रिकल था, दिस इज सिमेट्रिकल ट्रांस। मेरे ख्याल आज फिर मैंने स्पेलिंग गलत देखा। नहीं मैम, वाई की जगह ई आएगा सेकंड वाले। यस, बाकी सब ठीक है। ऐसा है, डबल एम डी है डबल एम। और ये अनसिमेट्रिकल ट्रांस है। और है ये भी ट्रांस, ठीक है जी। चलो अब बताएगा कौन मुझे? गारिका। गारिका बताओ, ये ट्रांस जो है इसमें 2 एरोज लगाने हैं मुझे। ये तो मैंने एरो लगा दिया, यहाँ पे 2 एरोज लगाने हैं। क्या ये दोनों एरोज बराबर लगाऊं या थोड़े छोटे बड़े? थोड़ा छोटा बड़ा बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है। म्यू क्या आएगा? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 पोलर, क्योंकि दोनों फैक्टर्स बराबर नहीं है। जब ये दोनों फैक्टर्स बराबर है ही नहीं तो एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? ये छोटा सा है, ये बड़ा है, 2 कार्बन 1 कार्बन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। हाइड्रोजन तो कैंसिल कर ही रहा था। इसमें कार्बन का, ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। विभूति आप प्लीज अपनी कॉपी पे ना इनकी कॉपी ले जाना किसी की, या नोट कर लेना, अपने नोट्स कंप्लीट करके पढ़ के आना कि डाइपोल मोमेंट कितना किया था, ठीक है? फिर हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू बेटा। आप नोट कर लो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपना ग्रैंड टेस्ट साथ में लेके आना मुझे। थैंक यू। पढ़ते मैंने ये पढ़ के आया, मुझे कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है अच्छी तरह। इधर बैठ के डिस्टर्ब कर रही थी। अच्छे से डिस्कनेक्ट करते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं? मम्मी ये रखना है ना, मुझे पढ़ रहे। हाँ बेटा, हो गया? नोट कर लिया सबने? चलो ओके, थैंक यू बेटा। नाउ यू कैन गो, आप जा सकते हो। मैंने आज आपके 15 मिनट फालतू ले लिए, कोई बात नहीं, ठीक है? चलो ओके जी, थैंक यू बेटा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? एक है, बोलो। हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से है। ओके, गुबारवी सेंटर आप जा सकते हो बेटा, ठीक है? यू कैन लीव। बोलो कविता, बोलो डाउट। रेडियस ऑफ इसका वॉल्यूम है, कविता की साइड पे वॉल्यूम है। हाँ बच्चे बोलो, रेडियस ऑफ the orbit of an electron, hydrogen-like atom, is 4.5 A naught. 4.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? A naught. ए नॉट इन, हाँ एंगस्ट्रॉम ही होगा। एंगस्ट्रॉम ही होगा बेटा। सही है, हम यूनिट नहीं है, हम छोटा ही है। छोटा ए है, अच्छा 4.A नॉट ऐसे, ओके। Then A naught is the Bohr radius. A नॉट इज Radius, Bohr radius. बोहर रेडियस, ठीक है? ये है 0.529 n square by z। हाँ बोलो बेटा। Its orbital angular momentum is 3h/25. एंगुलर मोमेंटम इज 3h अपॉन ये, 25. ठीक है? The possible radius
When atom C excites is लैम्डा निकाल लें। पॉसिबल रेडियस, पॉसिबल वेवलेंथ, wavelength. वेवलेंथ, When atom D excites, व्हेन एटम D excites, एक्साइट्स, D excites, डी D एक्साइट्स। excites. दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपने कहा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4.5 ए नॉट, ठीक है, वेयर ए नॉट इज Option B है. 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, ये बोहर्स रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, इसके साथ कुछ और भी लिखा हुआ है। हम ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ऑप्शन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन 3h/2π, और आपसे पूछेंगे व्हाट इज द लैम्डा व्हेन इट डी एक्साइट्स। ओके, हाँ जी, ऑप्शंस क्या है बोलो। 9/32 9/32 R, ये वाला R नीचे, अच्छा कैपिटल R, ठीक है जी। और 9/16 R, 9/5 R, 4/3 R, ये क्वेश्चन है। ओके, बेस पे R सब पर नीचे है ना ऊपर। ओके जी, फिर इसमें जो हिंट दे रखे हैं उसको चूज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम यानी mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये फॉर्मूला है, और उसकी वैल्यू गिवन है 3h/2π। 2π कैंसिल, h कैंसिल, इसका मतलब n कम्स आउट टू बी 3। तो पहले हम थर्ड शेल की बात कर ली। 4.5 ए नॉट, 4.5 ए नॉट का मतलब है, ए नॉट खुद क्या है, ये रेडियस है, हमें दिया हुआ रेडियस ऑफ nth शेल। तो 4.5 ए नॉट की जगह पे आपने लिखा 0.529 हाइड्रोजन। रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है जी। n आपका क्या आ चुका है 3 स्क्वायर, n तो 3 स्क्वायर आ गया, यानी 4.5 ये तो हमने कैंसिल कर लिया, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर बाई जेड। तो z आ जाएगा 9/4.5, इट इज 2। तो z हमारा निकल गया 2। अब दो चीजें सॉल्व हो गई, एक n और एक ये z। अब हम कहेंगे 1/λ इज r 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। r तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कहां से आएगा 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये बना, ठीक है। डी एक्साइड का मतलब वापस फर्स्ट शेल में आ जाएगा। आप बताओ सॉल्व करके क्या बनेगा। हाँ जी बेटा, नहीं, डी एक्साइड्स को आप ऐसे मान के चलो कि वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में तो फर्स्ट शेल में जाएगा। अब ये 9 आ गया, 9 माइनस 1 सेकंड ऑप्शन 4 R, ये कितना गया 8 फर्स्ट ऑप्शन बाय 9 इंटू 4R, वो हो जाएगा उसका 32/9 R। तो ये 1/λ है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 9/32 R। ये आ गया ऑप्शन ए, ठीक है बच्चे, समझ आ गया, क्लियर, और कोई डाउट। ओके जी, थैंक यू बेटा। माँ को मर रहा मेरी पंखा नहीं चलाया ना, मेरी
सिंपल से लिख लिया